प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल A to Z फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 और यूनिट नंबर 2 ख़त्म कर लिया था और आज हम आते हैं अगली यूनिट में, यूनिट नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। जैसा कि ये लिखा हुआ है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और इस चैप्टर में सबसे पहला हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है समझ लीजिए। देखिए, कोई चुंबक रखा हुआ है, इस तरह से हमने एक चुंबक रख दिया है, मान लीजिए समझाने के लिए है। एक चुंबक रखा है, अब हम इसके चारों तरफ एक चुंबकीय सुई ले जाएंगे। अगर वो चुंबकीय सुई घूम जाती है एक निश्चित दिशा में, तो वहां तक उस चुंबक का वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अथवा हम ये कह सकते हैं कि ये चुंबक लोहे के टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़े हों, उनको अपनी ओर आकर्षित कर ले, या कहें कि जब एक चुंबक दूसरे चुंबक को जहां तक आकर्षित या प्रतिकर्षित कर ले, वो क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। यानी एक शब्द की परिभाषाएं कई सारी हो सकती हैं। तो इसकी हम परिभाषा लिख रहे हैं, चुंबकीय सुई से संबंधित लिखेंगे। तो क्या होता है? चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक वह चुंबकीय सुई पर, यानी एक चुंबकीय सुई होगी, चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण लगा सकता है। या आरोपित करता है तथा चुंबकीय सुई को एक निश्चित दिशा में घुमा देता है। चुंबकीय सुई को एक निश्चित दिशा में घुमा देता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो सिंपल सी परिभाषा थी। क्या परिभाषा थी? कि यानी किसी चुंबक के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां तक वह किसी चुंबकीय सुई पर एक बलागुण आरोपित कर सकता है और चुंबकीय सुई को एक निश्चित दिशा में घुमा सकता है, वो उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। तो ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र होता है, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेशित कण को आकर्षित कर सकता है, प्रतिकर्षित कर सकता है, तो उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। सेम इसी प्रकार से आप लोग पिछली क्लास में पढ़ के आए होंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र, यानी किसी पिंड के चारों ओर या पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह अन्य पिंडों को आकर्षित कर सकता है, वो उसका गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये सारी परिभाषाएं लगभग एक जैसी ही हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, और स्टेट का प्रयोग। और स्टेट का प्रयोग, देखिए फिजिक्स में कुछ भी रटने का नहीं है, केवल समझ लीजिएगा। और स्टेट ने ये बताया कि अगर हम एक बैटरी लें, यानी प्लस बड़ी वाली सुई, बड़ी वाली लाइन ये प्लस को और छोटी वाली लाइन माइनस को व्यक्त करती है, और एक यहाँ पर हम कुंजी ले लेते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, और एक इसमें हम वायर लेते हैं, वायर में होकर करंट फ्लो होगी।
तो करंट हमेशा प्लस से निकलती है, यहाँ से निकलेगी और इधर इसको माइनस में जाकर प्रवेश करेगी। तो ऑरस्टेट ने ये बताया, एक धारावाही चालक तार लेते हैं, यानी ये चालक तार है ए बी मान लीजिए, इसमें धारा बह रही है, धारा आई बह रही है। तो उन्होंने बताया इसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र, उन्होंने ये बताया कि इस धारावाही चालक के कारण इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की एक दिशा होगी, और अगर दिशा होगी तो उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय सुई रखेंगे तो चुंबकीय सुई भी उसी दिशा में घूम जाएगी। तो यहाँ पर एक यहाँ पर उन्होंने चुंबकीय सुई रखी, ये चुंबकीय सुई है, ये चुंबकीय सुई है। तो चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में घूम जाएगी, यही ऑरस्टेट का प्रयोग है। तो ऑरस्टेट का क्या प्रयोग है, ऑरस्टेट ने बताया, ऑरस्टेट जो हैं एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि अगर कोई धारावाही चालक हो तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको जांच कैसे करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र है, तो जांच करने के लिए यह है कि एक चुंबकीय सुई लेके जाओ और चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरे तो समझ लीजिए कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। अब हम इस चुंबकीय सुई को थोड़ा सा हिला डुला के किसी और दिशा में कर दें और फिर से वहीं रखें, अगर फिर से वहीं रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में रहने के कारण चुंबकीय सुई फिर से उसी दिशा में ठहरेगी। अगर उसी दिशा में ठहरती है तो निश्चित मानिए कि वहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो यही ऑरस्टेट का प्रयोग था। तो इनके अनुसार इसी बात को लिख देंगे, यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र में यदि चुंबकीय सुई लाई जाए, चुंबकीय सुई लाई जाए तो वह एक निश्चित दिशा में ठहरती है। तो ये है ऑरस्टेट का प्रयोग। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो एक तो थी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उसके बाद में ऑरस्टेट का प्रयोग है, जो सिलेबस में है केवल हम उसी टॉपिक को टच करेंगे और किसी को नहीं। इसके बाद में जो सिलेबस के अनुसार है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या बायो-सैवर्ट का नियम। नेक्स्ट टॉपिक है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो-सैवर्ट का नियम। देखिए इसको समझ लीजिए। देखिए ऑरस्टेट के प्रयोग से तो ये बताया गया कि कोई धारावाही चालक हो तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है ये नहीं बताया ऑरस्टेट ने। इस बात के लिए ये साइंटिस्ट हैं 1820 में बायो और सैवर्ट दो साइंटिस्ट थे। ये बायो सैवर्ट एक नहीं है, दो साइंटिस्ट हैं, बायो और सैवर्ट। इन दो साइंटिस्टों ने क्या किया
कि जो ओरस्टेड के प्रयोग में ये बताया गया था चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को उन्होंने नापने के लिए बताया कि कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसका मान कितना होगा। उसका मान जो है बायो-सैवर्ट ने बताया। तो देखिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि अगर एक हम धारावाही चालक ले लें, ये धारावाही चालक है, इसमें धारा आई बह रही है मान लीजिए, और तो इस पर हम एक अल्पांश ले लेंगे, एक छोटा सा भाग या सूक्ष्म अवयव कह दीजिए, अल्पांश कह दीजिए। ये अल्पांश हमने चुना है, सूक्ष्म अवयव है ये, इसमें भी धारा, और इसकी लंबाई है dl, और इससे थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु है P है। तो इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है यानी dV, वो किस प्रकार से निर्भर करता है, यानी कितना मान होता है, r दूरी पर है, यानी थीटा कोण पर r दूरी पर है। और अब यहाँ पर देखिए बात आती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो दिशा ज्ञात करने के लिए आगे हम लिखवाएंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 ये कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में, देखिए धारा इधर को बह रही है तो इस दिशा में, तो अंगूठा कर लीजिए, अंगूठा धारा की दिशा में, और ये उंगलियां हमारी 4 उंगलियां बची हुई हैं, उस बिंदु की ओर संकेत करेंगे जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर हमें, मान लीजिए बिंदु P है ये, इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हथेली से धक्का देने की दिशा में होगा। तो हथेली से धक्का किधर को लगेगा, ऊपर नहीं लगेगा, नीचे को लगेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी नीचे की ओर होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर हो तो उसको क्रॉस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और अगर यही चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर होता तो बिंदु द्वारा, इस तरह से बिंदु ये। अगर चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर हो तो ऐसे, और अगर चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर हो तो क्रॉस लगाकर इस तरह से दर्शाया जाता है। तो ये नियम हम आगे लिखवाएंगे, ठीक है। तो देखिए बायो-सैवर्ट ने क्या किया, तो बायो-सैवर्ट के अनुसार यदि धारावाही चालक में धारा I प्रवाहित हो रही हो तो उसके अल्पांश यानी अल्पांश का मतलब अल्प अंश, तो उस यानी उस तार के अल्पांश डेल्टा एल भी लिख देते हैं, डीएल भी लिख देते हैं। डीएल के कारण स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर, लो P लिख देते हैं इस बिंदु को, स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होगा dB, निम्न प्रकार निर्भर करता है। ठीक, निम्न प्रकार निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? नंबर 1 सबसे पहले ये निर्भर करता है धारा पर। यह अल्पांश dl में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है।
अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है डी बी प्रोपोर्शनल होता है धारा आई के। ये एक समीकरण कह दीजिए या पहला नियम कह दीजिए। दूसरा नियम ये कहता है यह अल्पांश की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होती है, यानी अल्पांश जितना ज्यादा बड़ा हो चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा। यह अल्पांश की लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डी बी प्रोपोर्शनल डीएल। और तीसरा उन्होंने क्या कहा, तीसरा नियम ये बताया कि अल्पांश डीएल और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा और डीएल के बीच बने कोण की ज्या का मतलब होता है साइन थीटा, ज्या का मतलब होता है साइन, तो कोण की ज्या कर देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। यह अल्पांश तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली, यह अल्पांश तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती, ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, यानी डी बी प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। और चौथा उन्होंने कहा, आगे चौथे नंबर पर उन्होंने ये कहा कि अल्पांश से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह अल्पांश से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यानी जो हमने शब्दों में कहा है उसे गणितीय रूप में लिख देंगे, डी बी प्रोपोर्शनल 1/r²। अब ये चार नियम जो बताए हैं, ये चार नियम ही बायो-सैवर्ट के नियम कहलाते हैं। यह बायो-सैवर्ट के नियम कहलाते हैं। यह बायो-सैवर्ट का नियम कहलाता है। तो जो चार तथ्य बताए बायो-सैवर्ट ने, ये चारों नियम, चारों तथ्य मिलकर बायो-सैवर्ट का नियम बताते हैं या नियम बनाते हैं। तो अगर इन चारों को एक साथ लिख दें तो एक फार्मूला बन जाता है। तो लिखेंगे चारों को एक साथ लिखने पर चारों को एक साथ लिख दें तो क्या हो जाएगा, देखो डी बी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा, यानी हमारा जो डी बी था धारा आई के अनुक्रमानुपाती था, डीएल के अनुक्रमानुपाती था और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती था, लेकिन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। तो व्युत्क्रमानुपाती जो होता है उसे नीचे लिखा जाता है। तो अनुक्रमानुपात को अगर बराबर में बदलें तो डी बी इजिकल टू हो जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा μ0/4π और आई डी एल साइन थीटा/r²।
तो ये एक सूत्र निकल के आता है बायो-सैवर्ट के नियम से। तो अगर ये कहा जाए बायो-सैवर्ट के नियमानुसार, तो बायो-सैवर्ट के नियम से हम सीधा डायरेक्ट इसे लेकर चलेंगे, जहाँ म्यू 0/4 पाई क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अनुक्रमानुपाती नियतांक है तथा म्यू 0 क्या है, वो निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है। ठीक, तो यानी एक नया शब्द आ गया है म्यू 0। क्या कहें कि म्यू 0/4 पाई, तो इसका मान हम मालूम हो गया है, यानी म्यू 0/4 पाई। तो इसका नाम हम जान गए हैं, यानी म्यू 0/4 पाई तो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, लेकिन म्यू 0 इसमें जो है वो निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है। तो इसी सूत्र को कभी कभी आ जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बायो-सैवर्ट के नियम को वेक्टर रूप में लिखो। तो अगर हम वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखेंगे। इसे हम उपरोक्त समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी dB = म्यू 0/4 पाई आई dl और r साइन थीटा/r³। हमने इसमें क्या कर दिया, r का ऊपर गुणा और r का नीचे गुणा कर दिया। अब ये देखो बन गया है a क्रॉस b, सदिश गुणन का सूत्र होता है a क्रॉस b बराबर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर होता है ab साइन थीटा। ये फार्मूला होता है ना। तो dl इंटू r साइन थीटा, तो इसको हम क्रॉस के रूप में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई और ये हो जाएगा dl क्रॉस r वेक्टर रूप में, यानी a क्रॉस b बराबर ab साइन थीटा। तो अब ये साइन थीटा खत्म हो जाएगा, इसे इस रूप में लिखा जा सकता है /r³। और चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है, तो इसको भी सदिश रूप में, फिर सदिश रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो इसको लिख सकते हैं बायो-सैवर्ट का नियम है ये, वेक्टर रूप में है ना। तो ये वेक्टर रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे म्यू 0 का मान है, इसका मात्रक है और इसका विमीय सूत्र है, ये सब। तो म्यू 0 का मान, मात्रक और विमा, ये सभी निकालेंगे हम। तो म्यू 0 का मान, मात्रक और विमा, तो देखिए इसका मान तो आप लोगों को प्रयोगों द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए इसका मान तो याद कर लीजिएगा। सीधा सीधा ये होता है म्यू 0/4 पाई का मान सीधा सीधा होता है म्यू 0/4 पाई = 10⁻⁻⁷ और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब याद रखना पड़ेगा ये इसका मात्रक, और चाहें तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, इसका मात्रक निकाल भी सकते हैं। देखिए आप लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जानते हैं, इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। देखो ये रहा, इसी फार्मूले से अगर हम म्यू 0 का मान या मात्रक निकालना चाहते हैं तो म्यू 0/4 पाई का पहले तो मान निकाल दो। म्यू 0/4 पाई = आएगा dB/r²। ये म्यू 0/4 पाई का मान निकाल रहे हैं, ये म्यू 0/4 पाई का मान निकाल रहे हैं, तो dB इंटू ये r² ऊपर जाएगा और I dl साइन थीटा ये नीचे आ जाएगा। ठीक, इतना निकल के आ गया। अब dB यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता,
इसका मात्रक हम जानते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है, ठीक है। और इंटू ये आर है, आर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे आई का एम्पियर हो जाएगा और डीएल का फिर से वही मीटर हो जाएगा। साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, तो मीटर से एक मीटर कट गया और एक जो मीटर बचा वो यहाँ से कट गया और क्या बचा न्यूटन बटे एम्पियर, एम्पियर तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो वही हमने लिख दिया कि म्यू 0/4 पाई इक्वल टू होता है 10⁻⁷ और इसका मात्रक हमने लिख दिया न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इसका मान भी तो म्यू 0, लेकिन ऊपर हमारा हेडिंग है म्यू 0 का मान है और मात्रक, तो म्यू 0 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू 0 बराबर हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, मात्रक वही रहेगा न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये इसका मान हो गया, ये इसका मात्रक हो गया। और अगर विमा निकालना चाहते हैं तो विमा इन्हीं मात्रकों की सहायता से विमा लिख दीजिएगा। न्यूटन, तो न्यूटन के लिए यानी बल का मात्रक है ये, तो mLT-2 विमा होती है और एम्पियर स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर, ये विमा लिख गई और निकल के आ जाएगा mLT-2 A-2। लो जी, ये इसका मात्रक और विमी सूत्र भी निकल आया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 में संबंध पढ़ेंगे। म्यू 0 तथा एप्सिलॉन 0 में संबंध पढ़ेंगे। देखिए, इनसे संबंधित मान हमने पढ़ रखे हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने जानते हैं कि म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई इजिकल टू अभी निकाला 10⁻⁷ और ये एम के एस में होता है ना। ये समीकरण 1 मान लीजिए। और एप्सिलॉन 0 से संबंधित हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इजिकल टू होता है 9 × 10⁹। ये भी एम के एस मात्रक होता है। ये समीकरण सेकंड मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब समीकरण 1 को 2 से भाग कर दो। समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देने पर 1 में 2 से भाग कर दें तो ये हो जाएगा, देखो म्यू 0/4 पाई बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इजिकल टू इधर भी 10⁻⁷/9 इंटू 10⁹। जैसा कि हम जानते हैं भिन्न के रूप में होता है ना, 1/2/3/4। अगर ऐसा हो तो ये 4 जो है ना सबसे ऊपर जाके गुणा हो जाता है, यानी 1 × 4, और ये 2 जो होता है वो नीचे आ जाता है, यानी 2 × 3 ऐसे हो जाता है ना। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, पहले से ही जानते हैं इन भिन्नों को हल करना। तो वही यहाँ पर हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 में से 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो चला जाएगा ऊपर और ये 4 पाई आ जाएगा नीचे की तरफ, गुणा हो जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 को गुणा करेंगे म्यू 0 में तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 म्यू 0 अपॉन, और 4 पाई का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कट भी जाएगा और इसे आगे अगर बढ़ाएं तो इसे एक ही यहाँ पर रहने दीजिए और ये 10⁻⁷ है, नीचे ले जाएं तो प्लस हो जाएंगी। तो 9 × 10⁵ ये हो जाएगा, 10⁵ ये 9 थे, 7 ये आ गए, तो कुल मिलाकर हो गए 16। इसे और आगे लिखें तो 1/3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 9 का वर्गमूल लें तो 3 और 10 की घात 16 का वर्गमूल लें तो 10⁸ तो इनका ये वर्ग हो जाएगा, ठीक। और ये होती है प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸, ये है प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल को डिनोट कर देते हैं c से, तो ये हो जाएगा c। इसकी जगह 3 × 10⁸ की जगह लिख लें हम c और इसका लग रहा है स्क्वायर। तो यानी c² बराबर निकालें, यानी 1/c², यानी 1/c² बराबर निकला म्यू 0 एप्सिलॉन 0। तो c² बराबर आएगा 1/9
म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। और सी बराबर निकालें तो सी बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा अब म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, यानी सी पर से वर्ग हटाया तो इसका वर्गमूल हो गया, इधर भी वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, जैसा कि हमने अभी बताया था कि जो बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा था, ये पीछे बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा था, ये था बायो-सेवर्ट का नियम। तो हमने ये कह दिया था कि बायो-सेवर्ट के नियम में जो दिशा निकलती है वो दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से निकलती है। तो दाएं हाथ की हथेली का हमने नियम भी बताया था कि दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा जो है ये धारा की दिशा में जाए और ये उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है हथेली से धक्का देने की दिशा में होता है। तो ये नियम लगा यहाँ पर बायो-सेवर्ट के नियम में, लेकिन बायो-सेवर्ट का नियम आपने अभी पढ़ा नहीं है, लिखाया नहीं गया है, तो हम बायो-सेवर्ट का नियम भी लिख देते हैं क्योंकि उसका यूज बार बार होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। हाँ बच्चों, एक बात फिर से हम कहना चाहेंगे कि भले ही यहाँ पर ये काफ़ी रफली लिखा हुआ है, इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हम लिख रहे हैं ये पीछे से लिखते आए हैं, ये काफ़ी गंदी राइटिंग में लिख रहा हूँ, केवल समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम ये सारे नोट्स जो होते हैं एक अलग हमने कॉपी पे लिख रखे हैं, कॉपी पर बना रखे हैं नोट्स, और उन नोट्स को जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा, वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम 2 लिंक देते हैं। पहला लिंक रहता है पीडीएफ नोट्स, यानी पीडीएफ नोट्स के नीचे जो लिंक दिया रहता है उसको टच करेंगे तो आज के वीडियो में जितना भी पढ़ाया गया है वो पूरा का पूरा वहाँ पर सारा नोट्स मिल जाएगा। हर वीडियो में उसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ नोट्स का लिंक दिया होता है वहाँ पर टच करेंगे तो आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाते हैं। और दूसरा लिंक होता है नेक्स्ट वीडियो, जिससे आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत ना हो, यानी जो हमने आज टॉपिक जैसे ख़त्म कर रहे हैं तो आज टॉपिक जहाँ पर हमने ख़त्म किया तो अगला टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बल्कि वहीं पर लिखा होगा नेक्स्ट वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहता है नेक्स्ट वीडियो, और वहाँ पर जैसे ही टच करेंगे तो अगले वीडियो में वो खुद ही पहुँचा देगा। तो एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी हम लोग मेहनत करते हैं, तो बहुत मेहनत के बाद एक वीडियो बन के तैयार होता है। अगर आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, जिससे मनोबल बढ़ता है, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सब्सक्रिप्शन की संख्या की अभी हमें ज़रूरत है, तो सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएँ। और अगर आप लोग सहयोग करते रहेंगे तो हम भी डालते रहेंगे। पहले हमने डालना बंद कर दिया था, मुझे स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि आप लोग देखते नहीं हैं, तो मैंने वीडियो डालना बंद कर दिए थे। लेकिन फिर बाद में लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर जो है वीडियो डाल दीजिए, वीडियो डालिए सर, अगला वीडियो डालिए। तो 2 साल के बाद फिर मैंने अब वीडियो डालना स्टार्ट किया है, लेकिन अब हम बंद नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हमारे प्रोत्साहन के लिए आप लोगों को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, एक वीडियो बनाने के लिए 1 घंटे का वीडियो बनाने के लिए 4-5 घंटे की मेहनत होती है, तब ये वीडियो बनता है। तो हम चलते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 क्या है, तो मैं लिख देता हूं। यदि हम अपने दाएं हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा को
तथा उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो। तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में, धक्का देने की दिशा में होता है। यानी हम अपनी हथेली से जिधर को धक्का देंगे उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से हम चुंबकीय क्षेत्र की धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। जैसे इसको हम अप्लाई करके समझाने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए कि ये एक धारावाही चालक है, इसमें अगर मान लीजिए कि धारा ऊपर की ओर बह रही है और इसके कारण हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ के पूरे पंजे को अंगूठे को करेंगे धारा की दिशा में और ये उंगलियां हो गई हमारी उस बिंदु की ओर जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा हथेली से धक्का देने की दिशा में यानी नीचे की ओर होगा, यानी अंदर की ओर होगा। अंदर की ओर अगर है तो हमने बताया था अगर चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर हो तो उसको चुंबकीय यानी क्रॉस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और एरो लगा दो, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ठीक है, यानी क्रॉस लगा देंगे, क्रॉस का मतलब है अंदर की ओर। और अगर मान लीजिए दूसरी तरफ देखना चाहें, इसके जस्ट अपोजिट देखना चाहें, इस बिंदु पर देखें, तो अब देखिए फिर से वही नियम लागू करें, यानी अंगूठा को धारा की दिशा में ले जाएं, धारा की दिशा ये है और ये उंगलियां उस बिंदु की ओर दिखा ये उस बिंदु की ओर संकेत करेंगे जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो हथेली से धक्का देने की दिशा में यानी ऊपर की ओर होगा और ऊपर की ओर हो तो चुंबकीय क्षेत्र को बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लो जी, एक हमने सर्किल में बंद कर दिया, ये बिंदु है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा। चाहे यानी एरो चाहे उसी दिशा में लगाओ, लेकिन अब ये बाहर की ओर हो गया है। अगर हम धारा की दिशा पलट दें तो क्या होगा, यानी इनके चिन्ह भी पलट जाएंगे। जो क्रॉस आ रहा था यानी जो अंदर की ओर आ रहा था वो बाहर की ओर हो जाएगा। जब धारा की दिशा पलट देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी पलट जाएगी, जो अंदर की ओर था वो बाहर की ओर हो जाएगा और जो बाहर की ओर था वो अंदर की ओर हो जाएगा। इस तरह से है। तो इस तरह से आप यानी दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 उसकी दिशा भी ज्ञात करना सीख गए होंगे। इस तरह से करेंगे। तो ये सारा नोट्स आज इतना ही पढ़ाएंगे। ये सारा नोट्स आप लोगों को आज के ही इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर पहला लिंक मिलता है PDF नोट्स, उसको टच करेंगे। आज वाला जितना हमने पढ़ाया है इसका नोट्स वहीं मिल जाएगा। नेक्स्ट उसमें रहता है लिंक नेक्स्ट वीडियो का, उसे टच करेंगे तो अगला जो वीडियो हम पढ़ाएंगे वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। इसी के साथ वीडियो करते ख़त्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।